आईएएस बाबू स्टडीज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक लेके चलेंगे एटम, परमाणु के बारे में किया जाएगा बात चर्चा। ये हर एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम उसमें भी, और एक क्लास 9 से लेके 12 तक उसके भी है, ज्यादा इसकी जिक्र किए गए हैं तो हमें बहुत बड़ा योगदान देगा। केमिस्ट्री का लेक्चर है ये। देखिए परमाणु की बात किया जाए तो ये परमाणु सबसे छोटा कण है, ये बोला गया परमाणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और परमाणु के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया था। तो पहले वैज्ञानिक का नाम बात करते हैं डाल्टन की। किसकी बात किया जाता है? डाल्टन के बारे में बताया जाता है। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया परमाणु के बारे में। तो उन्होंने कुछ टॉपिक बताया। अगर हम डायरेक्ट टॉपिक फेस टू फेस केवल टॉपिक पे ही बात करें तो ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि परमाणु की परिभाषा बताइए, ये बता देंगे। तो परमाणु को बोला गया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब सूक्ष्मतम कण है। पहले पॉइंट बोल दिया गया, ये क्या है? सूक्ष्मतम कण है। सबसे छोटा कण ये परमाणु ही है। सबसे छोटा कण परमाणु ही है। हमने द्रव्य की भी बात की कि कोई भी द्रव्य है, ठीक है, अगर उस द्रव्य का निर्माण हुआ है, बना है, तो उसमें किसका योगदान है? परमाणु का। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा परमाणु है। जो भी हमारा द्रव्य बना है वो परमाणु से मिलकर बना है। तो द्रव्य की बात किया जाए तो हमने द्रव्य को पढ़ चुके हैं। दो तरह से वर्गीकरण किया गया। द्रव्य का एक और नाम है पदार्थ, इंग्लिश में इसे बोल दिया जाए मैटर। ये चीज है। क्लासिफिकेशन किया गया दो तरह से, एक आपका भौतिक और दूसरा आपका रासायनिक। भौतिक और रासायनिक में इसको क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। जो भौतिक है उसमें हमने देखा अलग अलग से, पहला सॉलिड जिसको ठोस कहते हैं, दूसरा द्रव, फिर बाद में आपका गैस, और फिर चौथी अवस्था प्लाज्मा, और फिर पांचवी अवस्था जो हमने पढ़ा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो ठोस है, ठोस को जब हम हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? द्रव में। यहां से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है। ठोस में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठोस में इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक स्थान दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर नहीं, एकदम पास में होते हैं। दूर किस में होते हैं? गैस में। ध्यान दीजिए। तो जब ठोस के बोला जाए IMS, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत नगण्य होते हैं, ना के बराबर, तभी ना ये क्लोज इतने बने रहते हैं। इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इसको तोड़ने में हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इसके इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर, और स्ट्रॉन्ग जो होता है इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम ठोस को, ठीक है, ठोस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह द्रव में आता है। तो जब ठोस से हमारे द्रव में आए तो इसे परिवर्तन भी का नाम देते हैं। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन, मेल्टिंग पॉइंट, गलना। जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में आ गई है तो गल रही है ना। जैसे बर्फ, एग्जांपल ले लो। बर्फ को जब हीट करेंगे तो द्रव में आ गई, ना कहेंगे बर्फ गल रहा है। बर्फ बहुत गलत है, सुने हो ना? तो बर्फ गल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? गलना। और जब उसी द्रव को अगर हीट करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? ठोस में नहीं, गैस में। जब उसे हीट करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? गैस में। लेकिन अगर द्रव को हम ठंडा करें तो वो किस में आ जाएगा? ठोस में। इसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। गलनांक से जो हो जाएगा फिर हमारा जमना। फ्रीजिंग में क्या है? जमना। तो वो जम रहा है, मैं कहते पहले जम गया, तो जो पानी जम रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। और जब द्रव को हीट करेंगे वो गैस में बदलेगा। द्रव को हीट करेंगे तो किस में बदलेगा? गैस में। तो हम कहेंगे कि वाष्प बन के उड़ रहा है, वाष्पीकरण। और जब गैस को इकट्ठा करके हम करेंगे, वो उसको ठंडा करेंगे तो किस में आएगा? द्रव में। तो उसे संघनन नाम देते हैं। क्या देते हैं? संघनन, ठीक है। ये चीज है। अब
ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, कपूर को हीट की जैसे ही हमने आग लगाई तुरंत सीधा बिना द्रव बनाए वो सीधा गैस में बदल जाता है, तो क्या गया? ऊर्ध्वपातन। ऐसे करें ना, तो वो पॉइंट है, वो फिजिक्स के पॉइंट है, हमें केमिस्ट्री पे ज्यादा चर्चा करना है। जब द्रव को हमने हीट किया तो गैस में बदला, गैस को हीट करेंगे तो प्लाज्मा में बदल देगा चौथी अवस्था में। और जब प्लाज्मा को ठंडा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? ठंडा। कितना टेम्परेचर? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम इसको माइनस डिग्री पे हम ठंडा करेंगे तो जाके गॉस स्टील कंडेंसेट निकलता है। तो ये पदार्थ की हमारी कौन सी अवस्था हो गई? पांचवी अवस्था। तो ये पॉइंट हमें इसमें भौतिक के अंतर्गत आता है, जबकि हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें विशेषता तो जानना ही पड़ेगा। तो रासायनिक वर्गीकरण हमने देखा दो तरह से पढ़ा, एक का नाम शुद्ध, एक का नाम शुद्ध प्योर, एक का नाम अशुद्ध अनप्योर। जो शुद्ध है इसका मतलब 100% है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो अशुद्ध है इसका मतलब 100 में से -X% कर दिया जाए, तो इसमें जो कमी है वही अगर उसको मिला दिया जाएगा तो वो चीज हमारा क्या हो गया? ये अशुद्ध में आ जाएगा। शुद्ध तरह से हमने देखा दो तरह से, एक का नाम तत्व और दूसरे का नाम यौगिक। तत्व समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे ना तो भौतिक विधि या रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है ना बनाया। ये तत्व की बात किया जाए, ठीक है। आपके 118 तत्व है, अवस्था सारणी में ये चीज बताया गया। यौगिक तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। जो यौगिक होता है वो तत्वों से मिलकर इसका निर्माण होता है यौगिक का। लेकिन ये जो तत्व है, तत्व प्लस तत्व मिलते हैं तो यौगिक, लेकिन तत्व का जो रेशियो होता है, एलिमेंट का रेशियो अनुपात होता है, वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। जब तत्व प्लस तत्व मिलेंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। और ये जो तत्व है किसी भी यौगिक में उनका अनुपात फिक्स होता है, ये चीज था। तो फिर बाद में तत्व की बात किया गया तो हमने इसका वर्गीकरण किया गया। तो एक तरह से देखने को मिला धातु, दूसरा देखने को मिला उपधातु, तीसरा देखने को मिला अधातु। तो पहले उपधातु की बात तो आती नहीं, पहले धातु होता है फिर अधातु होता है। जब धातु और अधातु को मिलाते हैं तब उपधातु का निर्माण होता है। और ये विशेषता पढ़ चुके हैं, धातुओं की एक विशेष चमक होती है। धातुओं को पीटेंगे तो साउंड आएगी, जब पीटेंगे तो फैलेगा, आघातवर्धनी होता है। जब फैलेगा तो सीट बनेगी, जब सीट बनेगी तो हम क्या वायर खींच लेंगे, तार निकालेंगे। जब तार आएगा तो विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। ये विशेषता है किसके? धातुओं की। ये सब विशेषता अनिश नहीं, धातु जो धातु न वो जितनी विशेषता धातुओं की वो धातुओं की अधातुओं की नहीं होगी। अधातुओं को पीटेंगे तो भंगुर की तरह टूट जाएगा, ना वो आघातवर्धनी होता है। और क्या नाम है? इससे आवाज नहीं आएगी। जब टूट जाएगा तो सीट नहीं बनाई जाएगी, जब सीट नहीं बनाई जाएगी तो हम उसे तार नहीं खींचेंगे, तार नहीं खींचेंगे तो विद्युत के क्या होगी? कुचालक होगी। और जब धातु और धातु को मिलाते हैं तो क्या होता है? वो पदार्थ। यौगिक की बात किया जाए, यौगिक दो प्रकार के हमने पढ़ा, एक का नाम कार्बनिक, 12 में यही पढ़ना है, दूसरे का नाम अकार्बनिक। जो कार्बनिक होता है जिसमें ये स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में, केवल कार्बन, उसमें कार्बन जरूर मिक्स है। कार्बन अगर मिक्स है तो हम उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे एग्जांपल में लिख देते हैं CH4 मीथेन, तो इसमें कार्बन है कि नहीं? तो ये कार्बनिक यौगिक। जो कंपाउंड, वो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन से मिलकर बना हो, वो यौगिक जो कार्बन से मिलकर बना हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन ही ना हो, जैसे ये देखो CH3 अमोनिया, इसमें कहीं C दिख रहा है? नहीं। H2O, इसमें क्या कार्बन दिख रहा है? तो हम ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे? अकार्बनिक। और जो अशुद्ध है वो एक प्रकार का देखने को मिला जिसका नाम मिश्रण है। देखो यौगिक भी मिलने से ही बन रहा है। ये कंफ्यूजिंग कई बार रहती है, 9th क्लास में कंफ्यूजन रहती है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर बताइए। 10th में हाँ, इसका जो यौगिक होता है इसमें फिक्स अनुपात में बनेगा, निश्चित अनुपात में, लेकिन इसका कोई फिक्स ही नहीं, जिसमें मिला दे खिचड़ी की तरह। इतना सा दाल नहीं है, इतना चावल नहीं है, इतना हल्दी नहीं है, इतना नमक नहीं है, मिला दो साले को, ये क्या बन जाएगा? खिचड़ी। और उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है। अगर हमारा CH4 है तो कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 4 रहेंगे, तभी हमारा मीथेन होगा, अन्यथा मीथेन नहीं होगा। नाइट्रोजन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 3 रहेंगे, तभी हमारा
हाइड्रोजन कम हो गया, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये बन जाएगा NH2, तो एक बॉन्ड फ्री, इसे एमीन कर देंगे तुरंत एमीन। और एमीन आपके कक्षा 12 में लेसन में एमीन कितने तरह से है, कितने प्रकार के हैं, तो जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, निकला, डिस्प्लेसमेंट किया गया, विस्थापित किया गया, इसको हटाया गया, एक हाइड्रोजन जब निकल गया तो हमारा क्या बन गया, जैसे ही NH3 है, नहीं होगा समझ जाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाले हमने, एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या नाम है हमारा, बन जाएगा NH2, NH2 बन जाएगा। मुझे पता है कि अभी ये छोटा सा रिलेशन है, इस पॉइंट को पढ़ाना मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया, लेकिन नहीं, इसकी चर्चा मैं कर चुका था, लेकिन इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा। तो ये जैसे निकाला तो NH2 ये हो जाएगा 1 डिग्री है भाई, 1 डिग्री है भाई, 1 डिग्री है, कक्षा 12 का ये है एमिंग रिलेशन। और आपका जो क्या नाम है, पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 15 अगर एक और हाइड्रोजन निकल जाए तो ये इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल जाए तो ये बनेगा क्या, NH, एक और निकल गया, एक बॉन्ड इधर फ्री। जब हाइड्रोजन रहेगा तो बॉन्ड नहीं, जब बॉन्ड है तो हाइड्रोजन नहीं, ये चीज बता दी है आईपीएससी में, ठीक है। तो जाके इसे 2 डिग्री अमाइन कर देंगे तुरंत ही, अब नीचे अब तीनों निकल जाएगा तो हमारे पास ये हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड और फ्री, इसे 3 डिग्री अमाइन करेंगे। अमाइन के टाइप्स ये 3 तरह से अमाइन होते हैं। तो हमारा ये चीज है, यौगिक में से अगर हमारा कोई भी एलिमेंट निकल रहा है, परमाणु निकल रहा है, जैसे निकल गया तुरंत हम कर देंगे कि क्या नाम है, यौगिक चेंज हो जाएगा। लेकिन मिश्रण है कोई दिक्कत नहीं, कितने भी खिचड़ी मिला तो इसका अनुपात फिक्स नहीं होता। मिश्रण हमें देखने को मिला 2 प्रकार के, एक का नाम समांगी और दूसरे का नाम क्या है, विषमांगी। और आपको इसको इंग्लिश में होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस हम पढ़ चुके हैं कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 12 का पहला इक्वेशन, अच्छा 12 का क्लास 12 का पहला इक्वेशन अब विलयन हो गया। पहले था सॉलिड ठोस था, जिसमें क्रिस्टल पढ़ना था, अक्रिस्टल पढ़ना था, आपके शुद्ध अशुद्ध की कैटेगरी पढ़नी थी, उसमें रिक्तिकाएं पढ़नी थी, वो सब निकाल दिया गया। तो विलयन समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे हमने ले लिया चीनी, पानी, चीनी प्लस पानी, और चीनी प्लस पानी मिलेगा तो ये बनेगा क्या, शरबत बन जाएगा। जो शरबत है इसे विलयन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। इसके कण एक समान है, एक गिलास ले लो, इस गिलास में हमने चीनी और पानी को घोल दे, अब इसके चम्मच से एक चम्मच यहाँ से उठाओ, एक चम्मच यहाँ से उठाओ और यार उसको पियो, तो चाहे यहाँ से एक चम्मच उठा के पियो, क्वालिटी एक ही रहेगी, एक समान क्वालिटी रहेगी। तो ऐसे मिश्रण जो कम की मात्रा में होता है उसे विलय करते हैं, तो चीनी कम रहेगी, और पानी जो अधिक की मात्रा होता है उसे विलायक कहते हैं। और कक्षा 12 में आप पढ़ चुके हैं, विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या कहलाएगा, विलय। तो हमारा चीनी, विलय, पानी, विलायक, ये दोनों को मिलाए तो बना गया शरबत। तो शरबत क्या हो गया, विलय। ये कक्षा 12 का है। तो हम लोग इसकी विशेषता जानेंगे। अब देखिए, तो द्रव्य की बात किया जाए, डाल्टन ने, ध्यान दो, आवाज बंद करो, लाइव वाले को दिक्कत होगी। चलो देखो, डाल्टन ने बताया कि सूक्ष्मतम कण हमारा क्या है, परमाणु। 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे और डाल्टन की थ्योरी याद हो जाएगी, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी याद हो जाएगी। ये बोला गया कि जो परमाणु है वह सबसे सूक्ष्मतम कण है, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। और इसको एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया इसने, अविभाज्य कण। अविभाज्य कण, अविभाज्य का मतलब हो गया कि अमीन्स नहीं, विभाज्य मतलब बांटा जा सके। तो परमाणु को हम किसी भी तरह से बांट नहीं सकते, इसने बोला। विभाज्य का मतलब बांटना, अमीन्स नहीं, जो न बांटा जा सके, मतलब परमाणु इतना छोटा है, अविभाज्य कण है या अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, इसी को जोड़ दिया जाए, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण इतना छोटा है। अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको हम तोड़ना चाहे तोड़ दिए, इसको तोड़ना चाहे तोड़ देंगे। एक समय ऐसा है कि इतना छोटा रहेगा और हम उसे एकदम बांट ही नहीं सकते। तो वो जो नहीं बांट सकते, जैसे दूधी ले ले,
कर सकते। जब छोटा नहीं करेंगे उसी को हम कहेंगे परमाणु। किसने कहा? डाल्टन ने कहा। एक पॉइंट और बोला कि तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। सही बात। तो इसने बोला कि कोई भी तत्व है, हर तत्व के, अब मान लीजिए जैसे इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक हाइड्रोजन ले लें, एक ऑक्सीजन ले लें, ये तो तत्व ही है। तो तत्व का इसका परमाणु दोनों में, ठीक है। अब बात किया जाए, इसका देखेंगे एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका भार अलग होगा 1.008 और इसका भार कितना होता है? 16। ठीक है। लगभग आपके देखेंगे अक्सर बहुत सारे एलिमेंट लगभग देखेंगे जो इसके दुगने के करीब है। ठीक है। बात किया जाए तो देखो सबके भार अलग अलग है। तो इसने बोला कि जितने भी प्रत्येक तत्व है, हर तत्वों के परमाणु भार जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग होती है। ये विशेषता है, सारे तत्वों की विशेषता एक अलग होती है। एक पॉइंट और बोला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होती है। जो इनके द्रव्यमान हमारा क्या होगा? जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, और रासायनिक गुणधर्म होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, जो क्वालिटी होगी रासायनिक, वो सभी की क्या होंगी? दोनों की, मतलब कोई भी तत्व है, भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, मतलब द्रव्यमान संख्या, रासायनिक उनके गुणधर्म सभी भी तत्वों की अलग होगी। और एक पॉइंट और बोला कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। वेरी गुड, मैंने वो चीज पीछे बता दिया कि कोई भी अगर यौगिक है, उस यौगिक में जो तत्व है, जैसे मैंने लिया तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमने मिला दिया और ये बनाया जल। जल का ये सूत्र आप पढ़े, शुद्ध जल। देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1, तो 2 और ये क्या होंगे? फिक्स होंगे। ये किसने बताया? डाल्टन ने। डाल्टन ने पहली बात बोला कि ये सूक्ष्मतम कण है, सोच एकदम छोटा कण है। दूसरा क्या कि अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, इसी को बोलते। इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से किसका निर्माण होता है? द्रव्य का। जब से अब तुम द्रव्य के बारे में पढ़े, कोई भी द्रव्य बन रहा है। अब द्रव्य का देखो एक चीज देखो, सबसे छोटा परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु, जब परमाणु और परमाणु मिलेंगे तब हमारा अणु बनेगा। क्या बनेगा? अणु बनेगा। ठीक है। और जब अणु प्लस अणु मिलेंगे तब आपका द्रव्य बनेगा। ये चीज। तो सबसे छोटा परमाणु, सबसे बड़ा द्रव्य, बीच का कौन? अणु। ये कौन सा है? बीच का, मिडल का। मतलब सबसे छोटे की बात किया जाए परमाणु, सबसे बड़ा की बात किया जाए द्रव्य, बीच का कौन? अणु। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि सबसे छोटा अणु होता है। अब कभी भुला के नहीं मत करना, ये चीजें परमाणु की बात किया जाए। तो ये डाल्टन ने बोला कि अविभाज्य जो कण है, उन्हीं अविभाज्य कणों से मिलकर किसका निर्माण होता है बाबू? तो द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें जितने भी हमारे तत्व हैं, उन सभी तत्वों का द्रव्यमान संख्या, रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। और जो भी यौगिक बनते हैं, उस यौगिक में जो एलिमेंट है उनका जो अनुपात है, रेशियो, वो फिक्स होता है। ये किसने बताया? डाल्टन ने बताया। कब बताया था? 1808 ईस्वी में बताया था। 1808 ईस्वी में, सन भी याद रखना। ये कई बार पूछा गया। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। एक पॉइंट और पढ़ा जाए, परमाणु की संरचना जानते हैं, उसके भी बारे में पढ़ेंगे हम। एक पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर आगे वैज्ञानिक आते हैं, वो बताते हैं कि परमाणु क्या है भैया? परमाणु से भी छोटा कण है, परमाणु को बांटा जा सकता है। उसने बोला, डाल्टन ने बताया कि बांटा नहीं जा सकता। फिर बाद में वैज्ञानिक आए, रिसर्च किए, उन्होंने बताया कि परमाणु को क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है? तो कोई भी परमाणु है, उसके केंद्र में एक सेंटर होता है,
उस सेंटर को नाभिक नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाभिक। कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। जैसे हमारी ये बॉडी, हमारे बॉडी का ये नाभिक एक सेंटर पॉइंट है, इसका भी ये देखिए ये गैप है, इसका भी सेंटर। तो हर एक का कभी कभी ऐसे उठाते तो सेंटर पे देखते हैं इक्वल पोजीशन में। लाठी हो गई, इन दोनों का अगर लंबाई है, इसका भी एक सेंटर नापेंगे तो मिडल पॉइंट आएगी, वो मिडल पॉइंट को ही सेंटर कहते हैं। तो हर कोई भी परमाणु है उसका एक सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जब नाभिक कहते हैं तो ये नाभिक बना किससे होता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस नाभिक में अगर देखा जाए विद्यमान मतलब विद्यमान रहते हैं, ठीक है, विद्यमान रहते हैं तो वो क्या होता है? दो कण होते हैं। एक का नाम होता है N फॉर न्यूट्रॉन और दूसरे का नाम होता है प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन होता है ये किसके बराबर होता है? ये जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी तत्व के नाभिक में, वही उसके परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी निकालते हैं तो देखते हैं कि प्रोटॉन जितने उतने का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है कुछ कक्षों पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिनके केंद्र के चारों चक्कर लगाते हैं और कुछ में इतने रहेंगे फिर अगले को इसमें, मतलब ये ट्रांसफर होते रहते, भागते रहते। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उतना वैधता नहीं देते हैं जितना हम प्रोटॉनों की संख्या करते हैं। तब जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो इक्वल ही पोजीशन पे, लेकिन जो प्रोटॉन एक फिक्स रहते हैं, ये कई कक्षा में रहते हैं, यही प्रोटॉनों की संख्या ही बराबर होती है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अब देखो ये बताया गया कि एक नाभिक है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और जो उनके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो इस तरह से बनी, ये जो संरचना बनी, इसी को बोला गया परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना बोला गया, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसे बोला गया परमाणु की संरचना। यही चीज है। अब देखो जी, हमने एक चीज पढ़ा, इनकी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कई बार पढ़े होंगे, ट्रिक ईटा पर नाचे, इनकी खोज करते हैं। ई से बना इलेक्ट्रॉन, ई से बना इलेक्ट्रॉन और टेस्टा से बना थॉमसन, जे थॉमसन। प से बना प्रोटॉन, प से बना प्रोटॉन, र से बना रदरफोर्ड। यह गोल्ड ऑस्टिन करके कभी कभी वनडे एग्जाम में दे देता है कि गोल्ड ऑस्टिन, हाँ जो भी है। न से बना न्यूट्रॉन और हाँ सी से बना चैडविक। ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और कई बार एक एग्जाम में मैंने देखा है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी। ये क्वेश्चन एक बार वनडे एग्जाम में देखा गया तो ये पूछा गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी, 1932 ईस्वी में। ये डेट याद रखना, 1932 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और 1932 में एक इतिहास का क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट दलितों के हित के लिए एक पैक्ट, मतलब एक समझौता हुआ महात्मा गांधी और किसके, बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ दलितों के हित में, ठीक है, इसके लिए पूना पैक्ट उसे कहा गया 1932 में। तो ये हमारी परमाणु की क्या थी, संरचना थी, ठीक है। अब बात किया जाए अणु की बात किया जाए तो मैंने वो बोला परमाणु प्लस परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अणु बनेंगे, ठीक है। अगला हमारा है परमाणु की संरचना बताया। अगला वैज्ञानिक आते हैं थॉमसन। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ थॉमसन, ठीक है। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉमिक एटम्स, ठीक है।
तो थॉमसन ने बताया, अब ये चीज है बस वनडे एग्जाम के लिए एक ट्रिक याद रखी जाती है, क्या भैया, ये जो सिद्धांत दिए किसमें दिए, तो तरबूज, याद रखना तरबूज, समझ जाओ, तरबूज का सिद्धांत किसका है, थॉमसन का। इन्होंने बताया कि एक तरबूज, उस तरबूज में कुछ दाने धसे रहते हैं, बीज जिसको बोलते हैं सीड, धसे रहते हैं कि नहीं, तो ये तरबूज है, उस तरबूज में अब क्या है, दानों के बिखरे हुए रहते हैं, धसे रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, धसे हैं। तो जो ये धसे हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, वो किसको दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उसमें बीज की तरह धसे हैं। और एक पॉइंट बोला, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों की अगर आवेश की बात किया जाए लगभग समान ही होते हैं। उसमें देखा है कि बस उसमें प्लस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस होता है। हमने सभी का अनुमान दिखा दिया था। तो इसलिए जब प्लस और माइनस ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, उदासीन। हमने एक चीज पढ़ा, ये देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और एक ही इलेक्ट्रॉन Cl क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो दोनों मिलकर एक न्यूट्रॉन बना देते हैं जिसका नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, उदासीन बन जाते हैं। जब ये दो दान करता है, ये एक ग्रहण करता है, तो एक तो प्लस में दिखता कि नहीं, अभी दिखता ना, लेकिन यहाँ पे एक दान किया, एक ग्रहण किया, मतलब दोनों इक्वली पोजीशन में। मैंने बोला कि 1 रुपए हमसे कर्जा लियो और 1 ही रुपया दे दियो, तब न्यूट्रल हो गए कि नहीं हो गए। तो तरबूज मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। बताया था कि जो इसमें सीड है, बीज है, वो इलेक्ट्रॉनों की तरह धसे हुए हैं। किसने बताया, थॉमसन ने बताया। और जो थॉमसन थे, इसका साल लिख लो, कब खोजे थे, इलेक्ट्रॉन की खोजी किए थे ना थॉमसन ने, जे थॉमसन, ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन, ता से थॉमसन, लिख लो 1906, 1906 में, इसके पहले ही लगभग लिख लेना, लगभग 1906 में, ठीक है। तो वही डेट है और इसी समय इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1906 में नोबेल पुरस्कार। इसका मतलब जो घटना हुई, क्रम हुआ 1906 के आसपास की है, तभी ना, उससे पहले ही, तो उसी समय 1906 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक के में, ठीक है। और 1905 एक डेट, जब 6 की बात किया जाए तो 1905 का भी एक डेट याद रखना। आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, E = mc², ऊर्जा के बारे में बताया था कि ऊर्जा का एक सूत्र दिया था, E = mc²। इसमें m पर क्या है, मास है, और जो c पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसने दिया था, आइंस्टीन ने। कब दिया था, तो 1905 में, और 1906 में इनको क्या दिया था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, थॉमसन जी को। इन्होंने ज्यादा नहीं किया, लेकिन बहुत ही बड़ा काम किया। अगले आते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, किसका, अगला आते हैं रदरफोर्ड। तो आपको ये याद हो गया ना कि तरबूज का मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन, ठीक है, किसने दिया, थॉमसन, ठीक है। रदरफोर्ड बताए, इन्होंने प्रकीर्णन का प्रयोग करके, प्रकीर्णन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी के टकरा किया। रदरफोर्ड अपने प्रयोगों में निम्नलिखित विकसित किया। पहला पॉइंट बोला कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विच्छेदित हुए निकल गए, जिससे यह पता चला कि परमाणु में अधिकांश क्षेत्र रिक्त है। दूसरी पॉइंट बोला कि केवल ही कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिससे वो बहुत ही कुछ समय, कुछ या कम पीछे की ओर लौट आते हैं, अर्थात एक भारी द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित है, जिससे बहुत कम अल्फा कण टकरा पाए। और एक पॉइंट और बोला कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या की परमाणु की त्रिज्या के 10 के पावर 5 गुनी छोटी है। तो परमाणु के वादन की बात किया जाए, रदरफोर्ड ने सीधा बात किया जाए तो ये कोई एक सोने की झिल्ली लेयर लिया, एक परत लिया, उस परत में, ठीक है, उस परत में कहा लिया, निर्वात पे
कौन सा कण प्रत्याहित किया? तो अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा कण बमबारी किया। बमबारी का मतलब बौछार मारना, ठीक है, एक बाद एक बार। तो कुछ अल्फा कण यू सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण यू सीधे निकल गए, लेकिन कुछ अल्फा कण जैसे ही बमबारी किया तो कुछ अल्फा कण यू आया, जैसे कि इनसे टकराया तो ये फिर वापिस आ गए, एंड हो गए। कुछ अल्फा कण यू गए, जैसे ही करीब आए तो अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। तीन कैटेगरी ध्यान दो, तीन इसमें पॉइंट याद रखना। ये क्या है? सोड़ पत्र है, सोने का पत्ता, पन्ना, समझ लो, पतली झिल्ली। तो और ये जो कण है, ये कौन से कण है? अल्फा कण। अल्फा कण धनात्मक होते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो आपने ये चीज पढ़ा, आवेश पढ़ा, हमने आवेश पढ़ा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम धनायन और दूसरे का नाम ऋणायन। एक का नाम धनायन, दूसरे का नाम ऋणायन। जो धनायन है ये पॉजिटिव वाला, ये संकेत है, इसका साइन है, इसका क्या है? माइनस। जब हमारे पास प्लस प्लस होंगे या समान माइनस माइनस होंगे तो एक समान है ना, जब आवेश समान हो, जब आवेश समान हो तो इनके बीच में प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। अब कक्षा 12 में फिजिक्स में है आवेश, एक लेसन ही है आवेश, चार्ज, ध्यान से देखना, इसको पढ़ के समझना। एक और पढ़े चुंबक, मैग्नेट, वो भी कक्षा 12 में है। तो मैग्नेट की भी विशेषता यहीं पे कर लेते हैं। चुंबक की बात किया जाए, चुंबक, चुंबक की बात किया जाए तो, और मैग्नेट की बात किया जाए और आवेश की बात किया जाए। जब आवेश है तो आवेश का ही फ्लो, आवेश का ही फ्लो, प्रवाहित होना, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत कहा जाता है, विद्युत धारा। सुने अभी नहीं? विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश की प्रवाह दर को, जितने आवेश फ्लो होंगे, प्रवाहित होंगे, वही क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत धारा। अब विद्युत दो ही कारण से, पूरे वर्ल्ड में दो ही कारण से विद्युत प्रवाहित होती है। एक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन जब गति की अवस्था में रहेगा तभी विद्युत देखने को मिलेगी, दूसरा आवेश मुक्त अवस्था में रहेगा, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया इसमें आईआईटी जो भी जी ने जितने भी आपके साइंस बैकग्राउंड के क्वेश्चन रहेंगे वो कवर कर लेंगे, चाहे वो आपका एनडीए का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जितने, जहां साइंस पूछ रही है वो साइंस के तगड़े आप हो जाएंगे। हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आवेश की बात किया जाए तो आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत दुनिया में दो ही कारण से देखने को मिलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में हो, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी, और इलेक्ट्रॉन की गति करने से दो चीज देखने को मिलता है, एक तो आवेश विद्युत देखने को मिलेगा, दूसरा कलर परिवर्तन होता है, रंग बदल होता है। उसी तरह आवेश जब बना है, जैसे हमने बोला NaCl, Na पे प्लस Cl में क्या माइनस, ये दोनों बंधे हुए हैं तब हमारे क्या बने हैं? NaCl। और ये नमक है, और आपका कक्षा 12 का पहला ही लेसन ठोस क्रिस्टल जब आप पढ़ते तो उसमें ये क्वेश्चन पहले ही बन रहा है कि पहला ही बनता है कि जो नमक है अब ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, सीधा बन दिया जाए, ये ठोस के रूप में है। इसने एक पॉइंट बोला, बहुत अच्छी पॉइंट बोला कि क्या नाम है, जब आपका नमक ठोस अवस्था में रहेगी तो कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, मतलब जो विद्युत धारा देखने को मिलेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब ये ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। मैंने वो बोला आवेश मुक्त अवस्था में रहे, अगर यही आवेश हमने इस तरह से तोड़ दे, ठीक है, कैसे अवस्था में रहे? गलित अवस्था में, ये ठोस अवस्था में, तो इसका मतलब ये क्या है? दूसरे से बॉन्डिंग है, बॉन्ड की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे आपको मैं एक रस्सी में इस डॉयस में बांध दूं, अब फिर बोलो कि दौड़ो, तो भाग पाओगे नहीं, लेकिन आपको छोड़ दूं और फिर कहूं भागो, तो भाग जाओगे। तो जब आवेश मुक्त अवस्था में कब है? जब इस नमक को हमने पानी में घोल दिया, अगर पानी में घोला तो Na+ अपने रास्ते, Cl- अपने रास्ते, क्यों? इनके बीच में जो बॉन्डिंग है उस बॉन्ड को कहेंगे आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, आयन बंध।
आयन बंद, वो आयन बंद क्या होंगे, ब्रेक होंगे। जैसे नहीं समझ में आया तो इस तरह से देखो, इनके बीच में एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दिए, और जब बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो Na+ अपने जगह, Cl अपने जगह, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ये मुक्त अवस्था में हुआ तो ये गति करेगा, भागेगा, और जब भागेगा मुक्त अवस्था में तो विद्युत देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पहला ही याद रखना, कभी भी आए चाहे किसी भी कंपटीशन में, जो सोडियम क्लोराइड NaCl, पहला क्वेश्चन तो ये है कि नमक का सूत्र बता दीजिए, आप बता देंगे कि NaCl। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है NaCl का पूरा नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो सोडियम है एक धातु है, लेकिन तो ऐसा है अपवाद वाला धातु है, सोडियम और पोटेशियम। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये कहीं पर कई क्वेश्चन पता है, ध्यान दीजिए। जो सोडियम और पोटेशियम है ये आपके नाजुक है, इनको तोड़ेंगे ना, धातुओं को हमें ही पढ़े कि जब पीटेंगे तो आघात की वर्धनी की तरफ फैल जाएगा, फैलेगा, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो भूरकनी की तरह टूट जाएगा। जब भंगूर की तरह टूट जाएगा तो वो अधातु का गुण प्रकट करेगा, कुछ गुण अधातु के प्रकट करेंगे, लेकिन कुछ गुण धातुओं के प्रकट कर रहे हैं। जब कुछ गुण धातुओं के प्रकट करें तो कुछ गुण अधातुओं के प्रकट करें, दोनों प्रकट करें तो उन्हें तो उप धातु कहते हैं। सर पढ़ चुके हैं, धातु और अधातुओं को मिलाएंगे तो क्या बनाते हैं, उप धातु होता है ना। तो ये गुण ऐसा है, अपवाद है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, एटॉमिक नंबर पूछ देता है। ये क्वेश्चन सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, तो इसकी संयोजकता ये पूछ देगा सोडियम का, तो 1। तीसरा चीज पूछेगा कि जो सोडियम को रखते कहां पे है, तो केरोसिन के तेल में। ये क्वेश्चन हुई एकदम कंपटीशन के। Cl का एटॉमिक नंबर 17 सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। जब 7 है, किसी भी संयोजकता निकालने का तरीका बताएं, 1 2 3 4। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आउटर सेल में आ रहा है तो उसकी संयोजकता सेम है, यही बैलेंसी है। अगर ये 5 6 7 8 आए तो 5 कितने कम है, 3, 8 से 6 कितने कम है, 2, 7 कितना कम, 1 और 1 0, उसकी संयोजकता ये हो जाएगी। ये संयोजकता वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके इतने पॉइंट हमें सीखने को मिले। और जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन का तत्व है, देखिए। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सोड़ पत्र है, ध्यान से सुनिए, आप समझ में आ गया। इसमें जो सोड़ पत्र है, ठीक है, इस सोड़ पत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन तो चले गए, ध्यान से सुनो, कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे चले गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह स्थान जब खाली था तो आराम से चला गया। जैसे मैं इधर जा रहा हूं, इधर कोई नहीं है तो मैं आराम से चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही दीवार आएगी या ऐसे जा रहा हूं और जैसे ही दीवार आई तो मैं इससे टक्कर खाऊंगा कि नहीं, और जब टक्कर खाऊंगा तो वापिस आ जाऊंगा। तो कुछ कण जब इससे टक्कर खाए और कैसे चले गए, वापिस आ गए। कुछ कणों पे करीब गया तो ये ऐसे चले गए, विचलित हो गए अपने मार्ग से। कुछ कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। तो हमें पहली पॉइंट मिला कि जब कुछ जो कण है सीधे चले गए तो यहाँ पे स्थान कैसा है, खाली। और स्थान कैसा है, खाली स्थान है, मतलब रिक्त स्थान है। स्थान कैसा है, खाली। बताया गया कि कुछ खाली स्थान है। दूसरी पॉइंट बोला कि जब कण गया और वहां से टकराया, इसका मतलब अल्फा कण जो था, अल्फा कण ये धनात्मक था। तो हमने पढ़ चुका प्लस प्लस के बीचों में हमने देखा, या माइनस माइनस के बीचों में हमने देखा, जब समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्स होगा। मतलब प्लस वाले कण, कुछ प्लस कण है तो वो कण प्लस, ये प्लस दोनों टक्कर खाए तो वो एक दूसरे को धक्का मार के वापिस करेगा। अब ये भी देखो विचलित हो रहा है, इसका मतलब प्लस इसके नियरेस्ट पोजीशन में, तो उसको क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। तो हमारे कुछ अल्फा कण है, उसी अल्फा कण को बोला गया, जैसे परमाणु है, इसमें कुछ कण आए ऐसे सीधे जा रहे हैं, कुछ इधर बेंड हो जा रहे हैं, और कुछ कण सीधे निकल रहे हैं, कुछ कण इस तरह से बेंड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके ये मान लीजिए, और यहाँ पे कण है, कुछ कण ऐसे करके वापिस आ जा रहे हैं। यही चीज पढ़े थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो कुछ एक केंद्र है, उस केंद्र में कौन है, धनात्मक है, जिसका नाम हमने दिया था प्रोटॉन। तो धनात्मक है, और इसी धनात्मक कण को नाभिक नाम दिया। क्या था, नाभिक। और नाभिक, एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था
कि न्यूक्लियस किससे करते हैं, न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है, तो आप बता देना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन आया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियस का। तो ये परमाणु मॉडल थे, किसके मॉडल थे भाई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल थे। अगला पॉइंट जब इसमें देखा जाता है, एक क्वेश्चन और बनता है, याद रखना। उसी तरह मैंने उसमें आवेश में भी दिखा दिया, जब उसमें हम देखेंगे कि क्या नाम है, चुंबक में भी, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। जब दक्षिणी ध्रुव आपस में मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, उत्तरी ध्रुव मिलेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव मिलेंगे तो आकर्षण होगा। समान ध्रुवों पे प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों पे आकर्षण, ये चुंबक का गुण था, वो भी चीज हो गया। अब देखिए रदरफोर्ड का मॉडल, हमारा ये सिद्धांत हो गया खत्म। अब इस बात किया जाए, एक चीज और देखा गया, बार बार यह सूत्र होता है, द्रव्यमान संख्या अगर ज्ञात करना है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। ये सूत्र याद रखना, इस पे कई बार आया, प्रोटॉनों की संख्या। और ये क्वेश्चन भी आया था आईएएस के इंटरव्यू में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आईएएस के क्वेश्चन में पूछा गया था वो कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। तो हमने पढ़ चुका है कि कोई भी तत्व है, हर तत्व में क्या पाया जाता है, कोई भी तत्व है उस तत्व का जो परमाणु, कोई भी तत्व है वो परमाणु है, सबसे छोटा है तो परमाणु है, तत्व है, ठीक है। तो उसमें क्या नाम है, सभी के केंद्र होते हैं, उस केंद्र में नाभिक होता है, उसी केंद्र को नाभिक कहते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो सभी तत्वों में होते हैं, तो ऐसा क्यों, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें क्या नाम है, एक भी न्यूट्रॉन है, तो वो है हाइड्रोजन का समस्थानिक। अब पढ़ेंगे एक नया क्वेश्चन, हाइड्रोजन का समस्थानिक। तो यहां से कई क्वेश्चन है, उसे बता देंगे। देखो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पहला टर्म है समस्थानिक, आइसोटोप के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम है समभारी, समभारी आइसोबार। तीसरा नाम है समन्यूट्रॉनिक और चौथा नाम है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक। ये कई जितने भी सारे क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया। और आपके केमिस्ट्री के कक्षा 12 में लास्ट लेसन जो परमाणु है उसमें ये क्वेश्चन है, यहीं पे कवर हो जाएगा। कक्षा 12 का जो लास्ट लेसन जो है परमाणु और नाभिक, वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए समस्थानिक दो शब्द से मिलकर बना, एक का नाम सम मीन्स समान, और एक का नाम अस्थानिक। अस्थानिक का मतलब उसका स्थान, पोजीशन। स्थान किसका, जो परमाणु संख्या, जितने परमाणु संख्या वही उसका परमाणु क्रमांक। मतलब हाइड्रोजन का पहला एक स्थान है, हीलियम का 2 स्थान है, लिथियम का 3 स्थान, मतलब किस किस पोजीशन पे, तो वो उसका स्थान। इसका मतलब सर हमें समझ में आ गया, जिसकी परमाणु संख्या, जिसकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या हो, समान, मतलब परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, जो परमाणु संख्या को बोल दिया जाए, एक नाम दे दिया जाए, ना समझ में आए तो परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या आपको हर जगह नहीं लिखेंगे, भिन्न हो, बस। सम मीन समान स्थान, जिसके स्थान समान हो उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। जैसे देखो 1H1, 1H2, 1H3, तो देखो नीचे वाले जो होते हैं इसे बोलते हैं परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बोलेंगे। तो परमाणु क्रमांक सभी में समान है कि नहीं, सबका एक 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 है, ध्यान दो सभी एक 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 है, तो इसे परमाणु क्रमांक समान है। लेकिन ये चीज देखा जाए, ये चीज देखा जाए, ये सारे क्या है, भिन्न है, अलग है। तो इन्हें क्या नाम देंगे, समस्थानिक, आइसोटोप। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। अब पॉइंट मिल गई, हम इसमें फार्मूले का हल करेंगे। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या याद करना है सर,
जितने, तो अब ये पॉइंट हो गई। जो 1H1 है इसे प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम याद रखना, ये पूछा जाता है तीनों समस्थानिक का नाम वन डे एग्जाम में। दूसरे का नाम ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरे का जो नाम है ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम। तीन नाम है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब देखो द्रव्यमान, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, जितने भी प्रोटॉन है परमाणु क्रमांक है, मतलब प्रोटॉन एक ही है, तो वही क्या, और संयोजकता भी निकाल लेंगे यहाँ पे, एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे एक, तो इसकी संयोजकता कितनी है, एक है। तो हम करे जाए तो ऊपर में से इसको माइनस करें तो एक माइनस एक, बाबू ये चीज लिखे हुआ मिटा रहे, देखो ध्यान से। अब द्रव्यमान संख्या कितना, एक, बराबर प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन है एक, और यहाँ प्लस न्यूट्रॉन को n मान लो, तो इस पक्षांतर करो तो 1 माइनस 1 इक्वल टू n, कट के कितनी हो गई, 0। मतलब प्रोटियम ही है, यही आईएएस के क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछा गया था। पर जो इतना डिटेल से पढ़ेगा, एक्सप्लेन कर लेगा, वो हर क्वेश्चन का आंसर देगा, और जो खाली रट्टू भी करेगा वो नहीं दे पाएगा। ये क्वेश्चन निकाला गया कहां से, इससे। तो हाइड्रोजन का एक मात्र ये प्रोटियम ही है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, और सभी में कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ये अपवाद है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो दूसरे का निकाले, नोट कर लियो ना, दूसरे का निकाले तो इसका भार कितना है, देखा जाए इसका भार कितना है, 2, बराबर प्रोटॉन कितना, 1 प्लस n, इसको पक्षांतर करो, 2 माइनस 1 इक्वल टू n, 2 में से 1 गया, n बराबर 1, मतलब ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन, 1। तीसरा निकाले, ट्राइटियम, द्रव्यमान संख्या कितना, 3, प्रोटॉन की संख्या कितना, 1 प्लस n, पक्षांतर करें 3 माइनस 1 इक्वल टू n बराबर 2। ट्राइटियम में अब न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, 3 में से 2 दिया रहेगा, 1 निकालना है। फार्मूला द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये चीज आपका देखने को मिलेगा। तो ये समस्थानिक समझ में आ गई, जिसके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका समस्थानिक कहते हैं। अब इसी का उल्टा समभारी, जिसमें सम मीन समान, भारी मतलब भार, सम मतलब समान, भारी मतलब भार, कह सकते हो जिसके भार समान हो, भार का मतलब द्रव्यमान संख्या समान हो, और क्या नाम है, परमाणु क्रमांक अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, समभारी। जैसे ये देखो आर्गन 18 पर 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। देखो बाबू 18, 19, 20 अलग है कि नहीं, डिफरेंट है कि नहीं है, लेकिन जो भार दिया है ये एक समान है, भार एक समान है कि नहीं। जब हमारा भार एक समान है और हमारा द्रव्य जो परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो इसे समभारी कर देंगे कि नहीं, अब समझ में आया। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, 40 माइनस 18, 40 माइनस 19, 40 माइनस 20 हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं बेटा। तो जिसके भार समान हो, जिसके भार समान हो से क्या कहेंगे, समभारी, जिसके भार समान हो से क्या कहेंगे, समभारी। और यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक्स, ये क्वेश्चन पूछते हैं, सम मीन समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, वो परमाणु उस परमाणु का देखा जाए, वो तत्व उन तत्वों का देखा जाए कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक्स। अब बताओ ये ले 1s3 ले ले, हीलियम का ले ले 2he4, ध्यान दो 3 में से 1 जाएगा, द्रव्यमान संख्या 3 रखे, प्रोटॉन कितना 1 प्लस n, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू n, तो 2 आ गया कि नहीं, n
जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक तब कहेंगे सर ये तो सिंपल आ गया, सम मीन समान इलेक्ट्रॉनों। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक वाला बोला जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स Na प्लस और Mg पे लगा दे 2 प्लस, Na प्लस Mg पे 2 प्लस और क्लोरीन ले ले एक चीज। तो अगर बात किया जाए जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके कितने हो गए? 10 हो गए। वैसे 11 था, वैसे ये 12 था। तो जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तभी ना दानी होता है। अगर आप किसी को दान करोगे, पैसा दोगे, तब आपको दानी कहा जाएगा। अब पैसा आपके पास करोड़ों है और आप अठन्नी न दो किसी को तो आप कोई दानी कहेगा? नहीं। तो जब दान होता है तभी चार्ज दिखता है। जब एक्सेप्टर कोई ग्रहण करता है तब उसमें चार्ज माइनस का दिखता है। जब दान करेगा तो प्लस का। इसका मतलब ये यहाँ पे एक प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? दान किया। यहाँ पे 2 प्लस, इसका मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन दान किया। जब इसमें से एक माइनस हो गया तो बचा कितना? 10। इसमें से 2 माइनस हो गया तो बचा कितना? 10 में 12 में से जो जाएगा 10। देखो दोनों पोजीशन इक्वल है कि नहीं? जब इक्वल है तो उसे क्या कहेंगे हम? सम इलेक्ट्रॉनिक। समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। समबारिक जिसमें भार समान, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। ये सारी पॉइंट थी हमारी यहाँ से परमाणु की। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम तो बोलते नहीं थे लेकिन बोल दिए इसलिए कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, हर क्वालिटी पूर्ण पढ़े। इस ऐसे पढ़े कि इसमें आपका क्लास 12th भी हो जाए, दूसरी चीज वनडे एग्जाम भी हो जाए, तीसरा चीज एंट्रेंस एग्जाम का भी कोई क्वेश्चन है साइंस से तो वो छूटे नहीं। ये साइंस का है, ठीक है। केमिस्ट्री तो समझ में आया? तो धन्यवाद।